नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द प्राइम नैरेटिव। और आज की वेब सीरीज है द कॉकरोच फाइल्स। सिर्फ 5 दिन और 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स। भारत के इतिहास में किसी बड़ी से बड़ी राजनीतिक पार्टी को इस आंकड़े तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पेज ने भारतीय इंटरनेट के पूरे इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया है। ऊपर से देखने पर ये युवाओं का एक मजाक या सटायर लग सकता है, लेकिन जरा गहराई में उतरिए। नीट परीक्षा में बार बार पेपर लीक होते गए, यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था में फर्जी सर्टिफिकेट से सिलेक्शन और सरकारी नौकरियों के लगातार कैंसिल होते एग्जाम्स, इन सब ने देश के जेनजी के भीतर एक गहरे आक्रोश को जन्म दिया है। लेकिन असली सवाल ये है कि इस गुस्से की कमान अब किसके हाथ में है? क्या ये भारतीय युवाओं का व्यवस्था के खिलाफ एक स्वाभाविक ऑर्गेनिक गुस्सा है, या फिर पर्दे के पीछे बैठा कोई विदेशी टूलकिट गैंग भारत की इस आंतरिक फॉल्ट लाइन का फायदा उठा रहा है? क्या सोशल मीडिया पर अचानक पैदा किया गया ये बज देश को अस्थिर करने, एक नया डिस्टरबेंस पैदा करने और भारत को 2029 तक किसी बड़े आंतरिक गतिरोध में धकेलने की कोई ग्लोबल साजिश है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम किसी एजेंडे के बिना सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर इस पूरे चक्रव्यूह का पर्दाफाश करेंगे। सच क्या है ये आपको तय करना है। कोई भी आंदोलन, चाहे वो कितना भी बड़ा डिजिटल क्यों ना हो, हवा में पैदा नहीं होता। उसकी जड़ें जमीन पर मौजूद किसी गहरी हताशा से जुड़ी होती हैं। आज देश का जेनजी जिस ज्वालामुखी पर बैठा है, उसके फटने के पीछे दो सबसे बड़े ट्रिगर हैं। भारत की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा और देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में सेंधमारी। एक तरफ नीट 2024 का पेपर लीक, एक ऐसी परीक्षा जिस पर 24 लाख से ज्यादा परिवारों का भविष्य टिका था। रातों रात पेपर टेलीग्राम पर बिकता है और सिस्टम ग्रेस मार्क्स के नाम पर लीपापोती करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ यूपीएससी, वो संस्था जिसे भारत में ईमानदारी का आखिरी किला माना जाता है, लेकिन पूजा खेड़कर जैसे मामलों ने उस किले को भी ढहा दिया। फर्जी डिसेबिलिटी, फर्जी ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, इसने देश के उस युवा को तोड़कर रख दिया जो दिन रात एक 10 बाय 10 के कमरे में बैठकर सिस्टम का हिस्सा बनने की तैयारी कर रहा था। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये पेपर लीक और फर्जीवाड़े का खेल सिर्फ आज हो रहा है? क्या ये सिर्फ मौजूदा शासनकाल की समस्या है? अगर हम डेटा और इतिहास पर नज़र डालें तो जवाब है बिल्कुल नहीं। एजुकेशन माफिया और करप्शन इस देश के सिस्टम में दीमक की तरह दशकों से लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश का खूंखार व्यापम घोटाला सालों तक चला। 90 से 2000 के दशक में राज्य स्तर की भर्तियों के पेपर धड़ल्ले से लीक होते थे। तो फिर आज अचानक इतना हंगामा क्यों है? फर्क है डिजिटल युग की ताकत। पहले जब यूपी या बिहार में कोई पेपर लीक होता था तो खबर सिर्फ अगले दिन के लोकल अखबार के एक छोटे से कॉलम तक सिमट कर रह जाती थी। सरकारें उसे आसानी से दबा देती थीं। लेकिन आज जेनजी के हाथ में स्मार्टफोन है। आज अगर पटना के किसी सेंटर में पेपर का लिफाफा कटता है तो 5 मिनट के अंदर वह एक्स और टेलीग्राम पर राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। भ्रष्टाचार नया नहीं है, लेकिन डिजिटल युग में इसके बेनकाब होने की रफ्तार नई है। आज का युवा सब कुछ रियल टाइम देख रहा है। वो देख रहा है कि कैसे अमीर और रसूखदार लोग सिस्टम को खरीद रहे हैं। और यही वो पॉइंट है, यही वो फॉल्ट लाइन है जिसका फ़ायदा अब कुछ विदेशी ताकतें एक बहुत ही डार्क और ख़तरनाक तरीके से उठाने की कोशिश करने जा रही हैं। हर बड़े विस्फोट के पीछे एक छोटी सी चिंगारी होती है। इस पूरे बवाल की चिंगारी 15 मई 2026 को उठी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक सुनवाई के दौरान कहा
कि कुछ युवा कॉकरोच और परजीवी की तरह हैं जो फर्जी डिग्री लेकर मीडिया और सिस्टम में घुसपैठ कर रहे हैं। हालांकि उनका इशारा सिर्फ उन लोगों की तरफ था जो सिस्टम में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। लेकिन टाइमिंग देखिए, देश का युवा पहले से ही नीट और पेपर लीक से उबला हुआ था। उन्हें लगा कि उनके संघर्ष का मजाक उड़ाया जा रहा है और फिर जेन जी ने शायद वही किया जो वो सबसे अच्छा करते हैं। उन्होंने इस गाली को अपना हथियार बना लिया। अमेरिका में पढ़ रहे एक भारतीय छात्र ने मजाक मजाक में कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। देखते देखते बेरोजगार युवा, मीमर्स और छात्र इससे जुड़ने लगे। ये एक विशुद्ध ऑर्गेनिक और भारतीय गुस्सा था। लेकिन ठहरिए, 5 दिन में 2 करोड़ फॉलोअर्स, क्या ये सब भारत के बेरोजगार युवा हैं? और यहीं पर एंट्री होती है ग्लोबल टूल किट गैंग की। खुफिया रिपोर्ट्स और आईटी एक्सपर्ट्स का डेटा बताता है कि जब ये मूवमेंट भारत में ट्रेंड करने लगा तो अचानक सीमा पार से, खासकर पाकिस्तान और कुछ अन्य विदेशी सर्वर से हजारों बॉट्स एक्टिव हो गए। सत्ता पक्ष के नेताओं ने दावा किया कि इसके 70 से 80% फॉलोअर्स विदेशी हैं। दूसरी तरफ सीजेपी के संस्थापकों का दावा है कि इसके फॉलोअर्स 94% भारतीय हैं। सच क्या है? सच इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है। विदेशी टूलकिट गैंग बहुत स्मार्टली काम करते हैं। वो खुद कोई आग नहीं लगाते, वो बस वहां पहुंच जाते हैं जहां पहले से धुआं उठ रहा हो। विदेशी ताकतें भारत में एक नया बज़, एक नया डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए इसी फॉल्ट लाइन का फायदा उठा रही हैं। उनका मकसद युवाओं को न्याय दिलाना नहीं है। उनका मकसद भारत सरकार को कमज़ोर करना, देश में अराजकता फैलाना और दुनिया के सामने भारत की छवि को एक अस्थिर देश के रूप में पेश करना है। जाने अनजाने में हमारे देश का युवा इस विदेशी टूलकिट का डिजिटल प्यादा बन रहा है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक सोशल मीडिया कैंपेन देश को अस्थिर कैसे कर सकता है, तो ज़रा हमारे पड़ोस में देखिए। नेपाल में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। एक जेन जी आंदोलन ने वहाँ की पूरी सत्ता पलट दी और आज उसका नतीजा क्या है? आइए आपको नेपाल की वो खौफनाक सच्चाई बताते हैं जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। नेपाल हमारा सबसे करीबी पड़ोसी। कुछ ही समय पहले वहाँ के युवाओं ने बिल्कुल ऐसा ही एक जेन जी आंदोलन छेड़ा था। उनका भी सिस्टम से भरोसा उठ चुका था। उन्होंने पुराने नेताओं को सत्ता से उखाड़ फेंका और एक 35 साल के पूर्व रैपर बालेन शाह को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। बाहर से देखने पर ये युवाओं की एक बहुत बड़ी जीत लग रही थी, लेकिन सत्ता में आते ही इस युवा क्रांति का जो असली चेहरा सामने आया वो बेहद खौफनाक है। जिस युवा आंदोलन और छात्र राजनीति ने बालेन शाह को उस कुर्सी तक पहुंचाया, सत्ता में आते उन्होंने सबसे पहला हथौड़ा उसी पर चलाया। देश भर की यूनिवर्सिटीज़ में छात्र राजनीति पर रोक लगा दी गई। रातों रात विरोधियों को गिरफ्तार किया जाने लगा। युवाओं का एक हीरो सत्ता मिलते ही एक तानाशाह की तरह बर्ताव करने लगा। लेकिन बात सिर्फ नेपाल के आंतरिक मामलों तक सीमित नहीं रही। भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया गया। लिपुलेख दर्रे पर जानबूझकर टकराव पैदा किया गया। भारत से आने वाले मात्र 100 रुपये से अधिक के सामान पर नेपाल ने टैक्स लगा दिया। जो नेपाल हमेशा से भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त था, उसका ये रवैया अचानक इतना आक्रामक कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ एक अनुभवहीन नेता का बचपना है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर ग्लोबल रीसेट की थ्योरी सामने आती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार मानते हैं कि विदेशी ताकतें यही चाहती हैं। वे जानती हैं कि एक मजबूत और स्थिर देश को बाहर से हराया नहीं जा सकता। इसीलिए वे देश के भीतर के युवाओं को भड़काती हैं, एक ऑर्गेनिक दिखने वाला आंदोलन खड़ा करती हैं, सिस्टम को गिराती हैं और फिर एक ऐसे कठपुतली नेता को सत्ता में बिठा देती हैं जिसके पास कोई राजनीतिक समझ होती ही नहीं, ताकि देश अंदर से खोखला हो जाए। नेपाल में जो हुआ वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। कॉकरोच जनता पार्टी भले ही एक मजाक से शुरू हुई है, लेकिन इसके पीछे की जो हताशा है वो बारूद बन चुकी है। विदेशी टूलकिट इसी बारूद में माचिस लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत को 2029 से पहले एक ऐसे गतिरोध में धकेल दिया जाए जहां सड़कों पर सिर्फ अराजकता हो। आज
भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती 2029 का चुनाव जीतना नहीं, बल्कि इस फॉल्ट लाइन को भरना है। अगर समय रहते एजुकेशन माफिया और करप्शन पर बुलडोजर नहीं चला, तो विदेशी ताकतों को भारत को अस्थिर करने के लिए किसी सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देश के युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक, अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना भी जरूरी है, लेकिन यह ध्यान रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपके इस वाजिब और पवित्र गुस्से को कोई विदेशी टूलकिट अपने एजेंडे के लिए हाईजैक न कर ले। आपको अपने देश के सिस्टम को सुधारना है, नेपाल की तरह उसे बर्बाद होने नहीं देना है। आपको इस देश का भविष्य बनाना है, किसी विदेशी साजिश का मोहरा बनना नहीं है। अब फैसला आपको करना है। क्या आपको लगता है कि भारत का युवा सच में एक विदेशी साजिश का शिकार हो रहा है, या फिर यह सिस्टम की नाकामी का नतीजा है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर ये रिसर्च आपको आंख खोल देने वाली लगी हो, तो इसे उस हर युवा तक शेयर करें जो इस देश का भविष्य है। मिलते हैं इसी वेब सीरीज के अगले एपिसोड में। आप देख रहे थे द प्राइम नैरेटिव। धन्यवाद। नमस्कार।